चलिए राजनीति से आगे बढ़कर अब रुक करेंगे शेयर बाजार की ओर, जहां पर ग्लोबल मंदी की आशंका से कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिल रही है। और इस विषय पर पाइपर सरिता के एमडी और सीईओ अभय अग्रवाल और एमएफएसएल के हेड ऑफ रिटेल रिसर्च सिद्धार्थ से बात की हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आवर। मैं हूं अजय शर्मा। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम मार्केट और इकोनॉमी से रिलेटेड वो इश्यूज उठाते हैं, उन्हें डाइसेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में और बाजार में आपकी अप्रोच को सटीक होने में मदद करता है। इनफैक्ट अगर आप बाजार को लास्ट 3-4 दिन से देख रहे हैं तो उसमें जो जान में जान आई है उसका सबसे बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल प्राइसेस करेक्ट हुए हैं। आपको याद होगा हर कमोडिटी टॉप से 15-20% नीचे है। एग्री कमोडिटीज, इंडस्ट्रियल मेटल्स, सिर्फ क्रूड ऐसा था जो 124 के आसपास एकदम बना हुआ था, टिका हुआ था 135 से नीचे आके। लेकिन लास्ट 3-4 दिनों में क्रूड ऑयल प्राइस भी घट के $110 के नीचे 108, 109 पे आ गए हैं। इसीलिए बाजार आपको आप निफ्टी 15,600, 700 के आसपास नजर आ रहा है और बहुत सारे सेक्टर्स में जान आ गई है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर, इनफैक्ट यही नहीं, क्रूड के जितने भी बेनिफिशियरी हैं, बैंकिंग, ऑटो, कैपिटल गुड्स, सेलेक्ट कंज्यूमर भी सब बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो गए। तो ये हमें एनालाइज करना ज़रूरी है कि मार्केट के लिए कितना बड़ा फैक्टर है ये। क्या मार्केट इतना हेजिटेट करके झिझक के चल रहा है क्रूड के गिरने के बाद भी। हमारे साथ सिद्धार्थ खेमका, हेड ऑफ रिसर्च एट मोतीलाल, और अभय अग्रवाल, पाइपर सरिता के फाउंडर एंड सीईओ जुड़ रहे हैं ये सब बात करने के लिए। अभय, आपसे पूछूंगा, मैं भी काफ़ी एक बार देख के तो मैं परेशान था और मुझे आशंका हो रही थी कि क्रूड गिरता चला जा रहा है, बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है। आज कुछ जाके हमने जान में जान आती देखी। इस हेजिटेशन का आप क्या रीजन पढ़ते हैं? देखिए अजय, पिछले आप देखें 3 से 6 महीने में क्या हुआ है कि जब भी कुछ रिकवरी आती थी वो लास्ट नहीं करती थी। तो मार्केट में काफी झिझक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में भी कि अगर हम जल्दी में कुछ ले लें और फिर अगले दिन भाव गिर जाए तो जल्दबाजी ना करें, आराम से लें। पर और इसका सबसे बड़ा एक इंडिकेटर, जैसे आपने कहा, सबकी नजर इसी पे लगी हुई है कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन ड्राइव कर रहा है क्रूड ऑयल, स्पेशली इंडिया में, तो उसका भाव $125, ऑलमोस्ट $130 तक चला गया था। और काफी बड़े रिसर्च एनालिस्ट ने भी कहना शुरू कर दिया था कि 150 हो जाएगा, शायद 200 भी हो जाए। तो काफी डर था इन्वेस्टर्स के दिल में कि अगर इतना इसकी वजह से इन्फ्लेशन अनअबेटेड रहा ग्लोबली और इंडिया में, तो इंटरेस्ट रेट्स क्या इस लेवल तक बढ़ जाएंगे कि जो कंजम्पशन डिमांड है वो एकदम ही खत्म हो जाएगी। पर जिस तरह से अब ये करेक्शन आया है, लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मार्केट में कोई बाहर बैठने के लिए नहीं आता है। लोग चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढे जिसमें इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिले। तो अगर ये क्रूड प्राइस इसी तरह करेक्ट होता रहा तो ये लोगों की झिझक जो अभी थोड़ी बहुत है वो भी मेरे ख्याल से कम होती जाएगी। और आज जैसे हम देख रहे हैं ऑटोज में और जो भी रिलेटेड बेनिफिशियरीज हैं लो क्रूड ऑयल के, वो सारे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा। तो मुझे लगता है कि ये जैसे जैसे क्रूड का भाव और नीचे गिरेगा धीरे धीरे करके भी, तो ये झिझक जो है इन्वेस्टर्स की ये और कम होती जाएगी और मुझे लगता है कि अच्छे इन्फ्लोज आएंगे फिर। सिद्धार्थ, आपने तो कॉर्पोरेट अर्निंग बीते हुए क्वार्टर की भी एनालाइज की थी। अगर वाकई इंडस्ट्रियल कमोडिटीज पीक हो गई, एग्री कमोडिटीज पीक हो गई और अब क्रूड भी नीचे आने लगा, तो ये कॉर्पोरेट इंडिया के मार्जिन्स के लिए कितनी अच्छी खबर है। क्योंकि कॉर्पोरेट इंडिया तो हमने जितने से बात की सब इसी बात से चिंतित थे, रॉ मटेरियल प्रेशर बढ़ रहे हैं, मार्जिन पे इम्पैक्ट है, पूरी तरह पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अजय, अगर आप देखें तो जो कॉर्पोरेट का अर्निंग्स है, अगर हम स्पेसिफिकली जब जनरली देखते हैं तो निफ्टी अर्निंग्स की बात करते हैं, उसमें अगर आप देखें तो तेरा मतलब एक क्लियर डिमार्केशन है। कुछ सेक्टर्स है जिनका क्रूड से कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, जैसे कि बैंक्स, आईटी से क्षेत्र। बट अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कमोडिटी लिंक्ड सेक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, ऑयल एंड गैस है, ऑटो है, सीमेंट है, ये सब फ्यूल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रूड रिलेटेड इंपैक्ट इन्हें मिलता ही है। तो और अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो भी एक जब हम बिकॉज हम एक बहुत इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है क्रूड के, तो जब क्रूड प्राइसेस बढ़ती है हमारी इंपोर्ट बिल बढ़ती है, रुपी पे एक इम्पैक्ट आता है, तो उसका भी काफी सेक्टरों पे इम्पैक्ट आता है। तो एक जो ये यहाँ से करेक्शन क्रूड में हो रहा है, ये काफी पॉजिटिव्स है। मतलब एक तो अर्निंग्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, इनडायरेक्टली जो बेनिफिट होती है वो भी मिलती है, और प्लस इकोनॉमी को जो एक रिलीफ मिलती है इंपोर्ट बिल से, ये तीनों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है।
ओवरऑल अगर आप बोले तो ऐसा नंबर एक देना बहुत मुश्किल है अभी कि अगर क्रूड इतने से गिरता है तो मार्जिन पे कितने इंपैक्ट होंगे, बट अगर आप सेक्टर वाइज जाएं, जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल इंपैक्टेड सेक्टर्स है उनको तो डेफिनेटली काफी बेनिफिट होगा, चाहे आप वो पेंट्स, प्लास्टिक्स, पाइप्स, एविएशन की बात करें जहां डायरेक्ट इंपैक्ट है। इनडायरेक्टली जो फ्यूल कॉस्ट लिंक्ड होते हैं, जैसे आप सीमेंट की बात करें तो उनके एक फ्यूल कॉस्ट होती है, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, उसमें उनको रियायत मिलेगी। देन आपके ऑटो सेक्टर है जहां पे आपको कमोडिटी प्लस एक क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से जो रिटेल फ्यूल प्राइस बढ़ती है उससे एक डिमांड पर भी इंपैक्ट आता है, तो वो एक सेंटीमेंट चेंज होता है जब वापस क्रूड कम होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेगी। जो और एक बड़ा फैक्टर है जो हमें अर्निंग्स या नतीजे में जो देखने को मिलेगी वो है कि इन्वेंट्री एक बिल्डअप होता है कंपनीज का, तो वो Q4 के नंबर्स में उतना बड़ा इम्पैक्ट क्रूड का नहीं देखने को मिला, क्योंकि उनके पास लोअर रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री पहले से थी और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी हमको Q1 में देखने को मिलेगा। और अब जो प्राइसेस गिर रहे हैं इसका बेनिफिट जो है वो हमें Q2 में देखने को मिलेगा। तो जो अभी आप नतीजे देखेंगे उसमें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेंटिमेंटली डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव है जो आप आज मार्केट में देख रहे हैं। स्टॉक्स जो एविएशन है, पेंट्स कंपनीज में आज जो बढ़त देखने को मिली वो इसी के वजह से है कि इनकी बेनिफिट इन्हें आगे चल के मिलेगी। ये कमोडिटी बेनिफिशियरीज जो हैं, आपके ऑटो हो गए, आपके कैपिटल गुड्स हो गए, सेलेक्ट पेंट कंपनीज, एविएशन, ऑटो एंसिलरी, जो कमोडिटी प्राइसेस नीचे आने के बेनिफिशियरीज हैं, आपको अर्निंग्स क्वालिटी और वैल्यूएशन के हिसाब से सिद्धार्थ किसमें सबसे ज्यादा जूस नजर आता है? तो जो सबसे पहला सेक्टर जो दिख रहा है जिससे सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है वो है ऑटो। पिछले 2 साल से अगर आप देखें तो उन्हें बाकी और कुछ प्रॉब्लमों की वजह से, जो सप्लाई चेन इश्यूज थे, डिमांड था, कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस थे, उसकी वजह से इनके सेल्स पे काफी इम्पैक्ट आया था। अब रेस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, शोरूम्स खुले हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं और जो डिमांड वो काफी स्ट्रांग है। अब यहाँ से अगर क्रूड ऑयल प्राइस गिरता है, कमोडिटी प्राइस गिरते हैं, इन्होंने ऑलरेडी प्राइस हाइक्स ले लिया है, अब जो कमोडिटी और क्रूड गिरता है इसका काफी बेनिफिट मिलेगा। प्लस डिमांड इंप्रूवमेंट है और एक अच्छे मानसून की वजह से एक रूरल फैक्टर का भी एक बेनिफिट मिलता है, एंड वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्टेबल है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जिसमें मारुति है उसे काफी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो रूरल साइड से आपको M&M जो कि बोथ पैसेंजर व्हीकल एज वेल एज ट्रैक्टर्स में उसे बेनिफिट मिलेगा, एंड कुछ हद तक टू व्हीलर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। अभय, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, सारी कमोडिटीज नीचे आ गई, क्रूड भी रिलेटिवली नीचे आ गया है, एग्री कमोडिटीज, फूड, वेजिटेबल्स भी नीचे आ गई हैं। कल के मिनट्स में, MPC मिनट्स में, जो RBI के DG मिस्टर माइकल पात्रा है, उन्होंने कहा कि 24 में इन्फ्लेशन 4% तक आ सकता है और 23 के लास्ट क्वार्टर में 6% तक आ सकता है। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन कंपोनेंट्स नीचे आ रहे हैं, क्या ये फेयर एस्टिमेट होगा जो RBI के DG ने बोला? और अगर ये सही है, अगर ये डायरेक्शनली भी सही है, तो बाजार इसको कब फैक्टर इन करना शुरू करेगा? अजय, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पॉसिबिलिटी है जिसको बाजार अभी जल्दी में डिस्काउंट नहीं करेगा जब तक वो देखेगा नहीं कि कंक्लूसिवली ये जो कमोडिटी के प्राइसेस कम हो रहे हैं। और 4% इन्फ्लेशन आना हाईली पॉसिबल है मेरे और हमारी टीम के हिसाब से, क्योंकि जो सप्लाई चेन्स हैं वो वापस ऑनलाइन आ रही हैं ट्रैक पे। अभी चाइना से भी हमारे कुछ चैनल्स हैं जिनसे बात करते हैं जो ऑटोज में है और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं होम मटेरियल्स के, तो उन्होंने भी बोला कि जो 3-4 महीने से चाइना से सप्लाईज काफी रिस्ट्रिक्टेड थी, वो सडनली पिछले 2 हफ्तों से पूरा बैकलॉग खत्म हो गया अभी चाइना से जो सप्लाईज का बैकलॉग। तो इसका मतलब है कि शिपिंग चैनल्स भी खुल रहे हैं और ट्रेड वापस पिकअप कर रहा है। तो इसका जो शॉर्टेजेस पे जो इम्पैक्ट था और क्रिटिकल कंपोनेंट्स का जो इम्पैक्ट था शॉर्टेज का, वो मुझे लगता है कि अगले 3 महीने में हमको उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा लोअर प्राइसेस में। तो अगर ये प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस गिरते रहे सप्लाई बढ़ने की वजह से और डिमांड रोबस्ट रहे, फिर भी इन्फ्लेशन वापस उस लेवल पे आ जाए जैसा साल के शुरू में था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर मार्केट को इतना जल्दी इतने शार्प करेक्शन के बाद विश्वास नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि ओनली व्हेन
पीपल सी कि ये कमोडिटी प्राइसेस सच में कम हो रहे हैं और सस्टेन बेसिस पे कम हो रहे हैं, तब मार्केट इसको डिस्काउंट करना शुरू करेगा। पर ये काफी एडवांस में डिस्काउंट हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि 23 तक भी वेट करेंगे लोग देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर हमको ये पॉजिटिव सिग्नल्स मिलने शुरू होने चाहिए। क्यों ना हो, इनफैक्ट अप्रैल से मई के बीच में ही सीपीआई 8 वाला 7.8 वाला 7.04 तो आया ही, तो 70-80 बेसिस पॉइंट का फॉल तो देखा ही। और जिस हिसाब से अब कंपोनेंट्स गिरे इंटायरली पॉसिबल है। जाने से पहले सिद्धार्थ, क्रूड ऑयल के भाव के नीचे होने से कुछ जो बेनिफिशियरी स्पेसेस में 3-4 टॉप स्टॉक्स जो आपके यूनिवर्स में वो शेयर करके जाएं। जी अजय, सबसे पहला तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप ऑटो स्पेस में मारुति को देखिए, वो हमारा प्रेफर्ड पिक, टॉप पिक रहेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो जो क्रूड ऑयल के करेक्शन के वजह से जो स्पेस में बेनिफिट मिलेगा, उसका टायर्स में भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो अपोलो टायर्स आप देख सकते हैं, उनका डायरेक्ट बेनिफिट एक रॉ मटेरियल क्रूड की वजह से होता है, जो हमारा प्रिफर्ड पिक है टायर स्पेस में। पेंट्स में उनको बेनिफिट मिलेगा। हमारा व्यू बहुत कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिव नहीं है अभी, स्पेशली अगर आप एशियन पेंट्स की बात करें तो जो कंपटीशन बढ़ गई है और जो ग्रोथ स्लो डाउन चल रहा है, उसकी वजह से वी आर नॉट दैट पॉजिटिव ऑन एशियन पेंट्स। सो आई थिंक डिस्पाइट दैट एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है, मगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर से उसे अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप पाइप स्पेस में आप देख सकते हैं, पाइप्स प्लस आप अगर थोड़ा सा और बिल्डिंग मेटेरियल में जाएं तो केबल्स, वायर्स एंड केबल, जिनको भी प्लास्टिक की जरूरत लगती है, तो वो स्पेस में आप स्टॉक्स देख सकते हैं जिसे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ऑलराइट, अभय एंड सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। बाजार पे क्रूड ऑयल की गिरावट का इम्पैक्ट और कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स आपके रेडार पे होने चाहिए निवेशक और ट्रेडर की हैसियत से। बहुत बहुत शुक्रिया आज स्वदेश आर्म से बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए इस बीच रुक करते हैं एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। शरद पवार इस वक्त लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रुक करते हैं। ये आघाड़ी में हम गए और वहाँ कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ईद फारसी के खिलाफ हमारे मन में एक तरह की नाराजगी है। ये बात उन्होंने कही, इसीलिए संजय राउत ने जवाब दिया, आपका यही कहना है तो यहाँ आके कहो, हमारे सामने कहो, और आवश्यकता हो तो हम बाहर फिरने के लिए भी तैयार हैं, मगर ये आसाम में बैठकर नहीं, ये यहाँ आकर कहने की उन्होंने स्थिति दिखानी चाहिए। और यही बात कल उद्धव ठाकरे जी ने बताई। एक लेटर जारी हुआ है जिसमें एनसीपी पर आरोप लगाए गए हैं कि एनसीपी का गृह मंत्रालय का फेलियर मानते हैं कि इतने सारे मंत्री, इतने सारे नेता, विधायक एक साथ निकल के सूरत चले जा रहे हैं। सरकार को या मिनिस्ट्री को इस बात की भनक नहीं लगी कि सूरत सारे 40-50 लोग साथ में जाते हैं। नहीं, इससे कोई किसी का फेलियर असेसमेंट करने का आज टाइम नहीं, वो उचित समय पर करेंगे। सर, भाजप आहे असं वाटत नाही, या मागं भाजप आहे असं वाटत नाही असं अजित पवार। महाराष्ट्राची मुंबईची स्थिती आहे ते पाहून त्यांनी हे विधान केलेलं असावं। इथं प्रत्यक्ष लोक हलवणं आणि हे ऑपरेशन करणं, याच्यामध्ये आज श्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सहकारी दिसतात। पवारांना इतकी स्थानिक व्हायची जरूर आहे, परंतु इथली परिस्थिती आम्हा लोकांना अधिक माहिती, राज्याच्या माहिती सांगू इच्छितो की आता मी टेलिव्हिजनवर एक शिंदे यांचं एक इंटरव्ह्यू पाहिला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी असं स्टेटमेंट केलं आहे की आम्हा लोकांना अधिक माहिती, राज्याच्या माहिती। आणि याला एकच उदाहरण मी सांगू इच्छितो की आता मी टेलिव्हिजनवर एकनाथ शिंदे यांचं एक इंटरव्ह्यू पाहिला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी असं स्टेटमेंट केलं आहे की आम्हाला एका राष्ट्रीय पक्षाचा पाठिंबा आहे, एका राष्ट्रीय पक्षाचा।
माझ्याकडे देशातल्या सगळ्या पक्षांची यादी आहे आणि या यादीमध्ये देशामध्ये राष्ट्रीय पक्ष कोण? 1 भाजप, 2 मायावती, 3 कम्युनिस्ट पार्टी CPI, 4 CPM, 5 इंडियन नॅशनल काँग्रेस सोनिया गांधी आणि 6 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी. ही 6 अधिकृत इलेक्शन कमिशननी प्रसिद्ध केलेली यादी आहे. आता तुम्हीच बघा की CPI, CPM, काँग्रेस या सगळ्या राष्ट्रवादी या सगळ्यांच्या ह्याच्यात हात आहे का? याचा कोणी याच्यात पाठिंबा देणार असेल का? मग जे नाही हे याचा तुम्ही विचार केला तर आहेच कोण हे सांगण्याची गरज आहे का? दुसरी गोष्ट अशी आहे की सुरतला आणि आसामला जी व्यवस्था करणारे लोक आम्हाला दिसले ते अजित पवारांच्या परिचयाचे आहेत असं मला वाटत नाही. माझ्या तो उद्धव सरकार ने अच्छा काम किया है, ये कह रहे हैं एनसीपी चीफ शरद पवार. उनका ये कहना है कि बागी विधायकों को कीमत चुकानी पड़ेगी. सरकार बहुमत में है, ये विधानसभा में तय होगा और बागी विधायक जब वापस आए तभी ही पूरा मामला साफ होगा. ये तमाम बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नजर आए शरद पवार. हम आगे बढ़ेंगे. देश के दूसरे नंबर के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी के 60वें जन्मदिन और उनके पिता की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर अडानी परिवार ने 60,000 करोड़ रुपए के दान का ऐलान किया है. ये डोनेशन स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में दिया जाएगा, जिसको अडानी फाउंडेशन द्वारा कई डेवलपमेंट प्रोग्राम में लगाया जाएगा. अडानी फाउंडेशन 16 राज्यों के लगभग 2,400 से अधिक गाँवों में प्राथमिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य, स्वरोजगार और कुपोषण उन्मूलन के लिए काम कर रहा है. आपको बता दें कि गौतम अडानी और उनके पिता शांतिलाल अडानी का जन्मदिन एक ही है और साथ ही 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में गौतम अडानी का जन्म हुआ था. चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में आज का खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है. मुझे भी इजाजत दें. नमस्कार.